हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फरवरी का फर्स्ट वीक खत्म होने जा रहा है एंड आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ऐसे में जो लोग 2026 के प्रीलिम्स को दे रहे हैं, दे वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत ज्यादा उनमें एंजाइटी आ रही होगी। दे वुड बी गेटिंग एंशियस बिकॉज उन्होंने तैयारी कर रखी है। दे वुड बी थिंकिंग अबाउट 2026 के प्रीलिम्स को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एंड जस्ट रिफ्लेक्ट करते मुझे याद आया कि भाई इस वक्त एज अ स्टूडेंट मैं क्या करता था, व्हाट डिड आई डू, मेरे दिमाग में क्या चलता था। एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट हेल्प द स्टूडेंट्स विथ अ टॉपिक जिसके लिए आप बहुत लोग लगातार पूछ रहे हैं, एंशियस हैं, दैट इज प्रीलिम्स टेस्ट सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें टेस्ट सॉल्विंग करने का आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, व्हाट शुड यू डू सो दैट आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। 2026 के प्रीलिम्स में आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, किस प्रकार आप अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू दिस, मैंने सोचा कि लेट्स लुक एंड फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। बट बिफोर दैट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें कि आपको और ऐसी कौन सी वीडियो की दरकार है। एट द सेम टाइम अगर आप हमारे 2027 के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और हमारे 2027 के प्रारंभ बैच से आप जुड़ सकते हैं। उसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप मेरे कोड RK07 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट बेटर डिस्काउंट्स। आप मुझे मेरे टेलीग्राम या ऑफिशियल टेलीग्राम जो निर्णय आईएएस का है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक और पहला सवाल आता है, व्हाई टेस्ट सॉल्विंग मैटर्स। देखो ये एग्जाम जो है ना, इट इज एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, एवरीबॉडी सेज टू यू। ये सिलेक्शन का एग्जाम है ही नहीं। 10 लाख 12 लाख लोग फिल कर रहे हैं फॉर्म, 4-5 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं। अल्टीमेटली कितने सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में? 12,000, 14,000, 15,000, ये नंबर वेरी कर सकता है। सो ओवरऑल एवरीबॉडी नोज कि ये एलिमिनेशन का है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम में अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन अटेम्प्ट। नाउ आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। जैसे एक स्टूडेंट 93 अटेम्प्ट करता है, 63 करेक्ट है, 30 रॉन्ग है, गेट्स 106 मार्क्स। दूसरा स्टूडेंट 69 अटेम्प्ट, 60 करेक्ट, 9 इनकरेक्ट, 114 मार्क्स। तो अगर आप देखें यहां पर इस स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट के कंपैरिजन में कम अटेम्प्ट किए हैं, बट एक्यूरेसी होने के कारण डेफिनेटली थोड़ा मार्क्स ज्यादा हो गया। So I would always suggest people, though I myself was in this category, I must say मैं attempt ज्यादा लेता था, and but now when I look back at hindsight, I would always suggest people कि आप accuracy पे ज्यादा ध्यान दें। Look at this, getting my point? Of course एक चीज जरूर होता है कि जो आप एग्जाम के वक्त आप पे प्रेशर बिल्ड होता है, उसके कारण कई बार आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है इट गेट्स हैम्पर्ड। ये आपका इट गेट्स इंपैक्टेड अ लॉट, बहुत बार इंपैक्ट होता है यहां पे आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। नाउ आई विल शो यू समथिंग। मैं 2015 के इस क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाता हूं। ये मैं अपने टाइम पे जब सॉल्व कर रहा था, आई वॉज डूइंग इट। अब इसके क्वेश्चन 28 को देखते हैं। क्वेश्चन 28 में लिखा हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड, नंबर ए, द separation of power between the judiciary and the legislature. B, the jurisdiction of the central and provincial governments. C, the powers of the Secretary of State for India and the Viceroy. D, none of the above. अब मुझे पता था कि 1919 में प्रोविंसेस में डायरकी आया, प्रोविंसेस में डायरकी आने के बाद उनमें ट्रांसफर्ड पावर और आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स ये सब बनाए गए। आई न्यू, मैंने बी को टिक भी मारा, बट फिर मैं क्वेश्चन देखते देखते मैं बार बार क्लियरली शब्द में फंस जा रहा था। मैंने हिंदी पलटा, हिंदी में भी लिखा, स्पष्ट रूप से प्रभाषित किया गया, परिभाषित किया गया। मुझे लगा कि मे बी ये शब्द क्लियरली जो इन्होंने लिखा है, मे बी इसके कारण इन्होंने क्या किया है, दे हैव मे बी कुछ ग्रे एरिया हो, और मैंने बी के जगह डी को टिक मारा।
कर दिया, बिकॉज नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन था एंड आई वाज रॉन्ग। मैं सही सोचकर मैंने अल्टीमेटली क्या किया, मैंने गलत आंसर पे टिक मार्क कर दिया। सो लॉट ऑफ टाइम ये डिसीजन मेकिंग जो है हमारा प्रेशर के वक्त थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और ये सारी चीजें सही करने के लिए बहुत जरूरी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। तो अगर हम गोल्डन रूल ऑफ द प्रीलिम्स की बात करें, पहली चीज है डू नॉट अटेम्प्ट समथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसे अगर इसी क्वेश्चन पेपर में देखूं, अब एक 93 क्वेश्चन नंबर उस साल साइंस में एक आया बायो टॉयलेट्स पे, विथ रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुझे इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे थे, दो सेकंड लाइन में एक शब्द ओनली था, मैं बताऊंगा ओनली की स्टोरी थोड़ी देर के बाद, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो उसे कोशिश करें कि आप अटेम्प्ट ना लेंगे। बेमतलब का गेस वर्क, स्पेसिफिकली ब्लाइंड गेस वर्क जो है वो टोटली अनएडवाइजेबल होता है। ब्लाइंड गेस वर्क सिर्फ एक बार काम आता है और सिर्फ एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर मान लीजिए आपने अटेम्प्ट ही लिया है 30, 32, आपको पता है कि आपका तो एग्जाम अब नहीं निकलने वाला है, तो भगवान का नाम लीजिए और बाकी जो बचे हुए थे उस पे बी 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 या सी सी टाइप जो करते हैं वो है। बट ये नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। दिस इज समथिंग नॉट फॉर दोज हु हैव स्टडीड, दोज हु हैव डन गुड वर्क ओवर द पास्ट मंथ्स, तो उनके लिए ये तो है ही नहीं। तो आप यूजुअली ब्लाइंड गेस वर्क से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। तो द होल आइडिया ऑफ नॉट डूइंग द ब्लाइंड गेस वर्क इज कि भाई आपने जो हार्ड अर्न्ड मार्क्स गेन कर लिए होंगे थ्रू राइट आंसर्स, उसको आप प्रोटेक्ट करिए, अपने मार्क्स को प्रोटेक्ट करिए जो आपने ऑलरेडी यहां पे अर्न कर लिया होगा। अनदर थिंग इज क्वेश्चन कैटेगराइजेशन स्ट्रैटेजी। अब आपके पास पेपर आया, आपने ये पेपर देखा, अब पेपर देखते ही मेरा अगर मुझसे पूछो तो मेरा फर्स्ट थिंग होता था एक बार क्वेश्चन को जरा पलट लिया जाए, पेपर को देख लेते हैं कि अच्छा क्या क्या क्वेश्चन आया किस एरिया से। अब अगर मान लेते हैं मुझे कोई चीज बिल्कुल पता है, जैसे 94 था, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज, एक्सपोर्टेबल सरप्लस। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये कैटेगरी ए है मेरे लिए, मैं 100% श्योर हूं, मैं इसको 100% अटेम्प्ट करूंगा, मुझे पता है ये। अब कैटेगरी बी होगा, जैसे कोई क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत हो सकता है मुझे एक दो पॉइंट समझ में आए और उसको निकालना पड़े। जैसे मान लेते हैं एक सवाल आया पॉलिटी का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अब हो सकता है इसका एक स्टेटमेंट मुझे पता है, एक स्टेटमेंट शायद नहीं पता है, तो ये वो कैटेगरी है जहां कंडीशनल अटेम्प्ट मुझे 50% पता है, हो सकता है सेकंड पार्ट का भी कुछ आइडिया हो, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाद में मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं पहला लाइन काट दूं कि ये तो गलत है, दूसरे को सोच के रखूं कि थोड़ी देर के बाद फिर से सोचता हूं। कैटेगरी सी है वो क्वेश्चन जो बिल्कुल भी मेरे पास, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हवा भी नहीं लग रही है, क्लू ही नहीं है इस क्वेश्चन का, छोड़ दीजिए, इसको मत छूइए, ये आपको सिर्फ निगेटिव मार्क्स की तरफ ले जाएगा। सो इसी चीज को कैटेगरी ए बी सी को अगर दूसरे तरीके से लिया जाए, अटेम्प्ट ऑर्डर स्ट्रैटेजी, पहले अटेम्प्ट उनको करिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं यहीं पे एक सवाल आ गया था आपके कलमकारी पेंटिंग से, एक सवाल आ गया था इकोसिस्टम से। अब कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, देखते ही सबको पता है, इसमें सोचना ही नहीं है, एकदम फैक्चुअल, पहला लाइन देखा समझ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, टिक मारा ए पे। राउंड 2 में जाएंगे, उनमें जो एनालिटिकल एलिमिनेशन बेस्ड है, जैसे मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला क्वेश्चन बोला, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। राउंड सी,
रिस्क मैनेज्ड अटेम्प्ट्स, मान लेते हैं कि भाई एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। जैसे मान लो मैं एक सवाल ले लेता हूं कि सवाल है विथ रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। अब मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट एकदम एलिमिनेट कर दिया, मुझे पता है ये तो गलत है, अब दूसरे पे मैं अटका हुआ हूं और मेरे अटेम्प्ट्स जो हैं लमसम इस एग्जाम में अभी 50-55 है। अब ये मैं आखिरी 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में आ गया हूं। मुझे लग रहा है कि मैं मोर और लेस श्योर हूं कि मैं इस आंसर को सही दे सकता हूं, तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए मैं इसको अटेम्प्ट कर दूंगा, बट दैट वुड डिपेंड ऑन कि मैंने अभी तक कितना अटेम्प्ट लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे ओनली, मेनली, ऑल, ये तो आप बिल्कुल एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। जैसे इसी में यहां लिखा था अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स, तो अब जैसे ही ओनली आता है ना, थोड़ा सा माइंड में शंका की घंटी आपकी बजनी चाहिए। दूसरी, पेयर लॉजिक। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पेयर लॉजिक इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यूपीएससी लैंग्वेज का पैटर्न और स्टैटिक प्लस करंट का लिंकेज, इन चारों चीजों को मैंने अगले स्लाइड में आपके लिए क्लैरिफाई किया है। ओनली, मेनली, ऑल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, एब्सोल्यूट क्लेम्स। एब्सोल्यूट क्लेम्स बहुत बार क्या होगा, गलत हो सकता है। पेयर लॉजिक, मैचिंग लॉजिक चेक। मान लीजिए स्टेटमेंट ए में दिया गया है सन राइजेज इन द ईस्ट और स्टेटमेंट बी में दिया है सन राइजेज इन द वेस्ट। अब क्लियर है कि इन दोनों में कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये दोनों कभी भी नहीं सही होंगे। तो आप जो ऑप्शंस हैं उनको एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कराइए, उनसे एक दूसरे में चेक करिए एंड पेयर लॉजिक से यहां पे आइएगा। यूपीएससी का लैंग्वेज पैटर्न देखो, यूपीएससी जो है ना एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं देगी, वो न्यूट्रल स्टेटमेंट देगी, वो बहुत एनालिटिकल आपका वर्डिंग्स यूज करेगी, तो ये आपको देखना है। लास्ट में स्टैटिक प्लस करंट का लिंकेज देखिएगा कि कुछ आपने कभी पास्ट में पढ़ा हुआ होगा, वो आपको पता है, सेम चीज अभी आ गया तो उसको कनेक्ट करें प्रेजेंट से, डॉट्स हैव टू बी कनेक्टेड। ना कई बार लोग कहते हैं कि सर हम बड़ा अच्छा गेस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर मैं जब गेस करता हूं गलत करता हूं। देखो मैं हमेशा मानता हूं इंटेलिजेंट गेसिंग भी जो होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड। आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है, आपने बहुत पढ़ रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता होगा। तो उससे क्या हुआ कि मान लीजिए आपने दो ऑप्शंस पूरे एलिमिनेट कर दिए, अब आप दो ऑप्शंस पे ही बचे हुए हैं, 50-50 चांस है, आपको पता है सी डी गलत है, ए और बी ही सही होगा, 50-50 पे आप आ गए। तो इंटेलिजेंट गेसिंग यहां पर आप दोनों ऑप्शन में देखकर आपको जो सही लगता है, जो आपने पढ़ा होगा, कुछ आपको आइडिया है, कुछ याद है, बेस्ड ऑन दैट यू गो फॉर द करेक्ट आंसर। इमोशनल प्रेशर में मत जाइए। इमोशनल प्रेशर क्या होता है कि अब एग्जामिनेशन हॉल में लग गए थे क्वेश्चन पे, पढ़ा भी था, एकदम याद है कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस चैप्टर मैंने पढ़ा था, अभी भी क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ सॉल्व किया था, तो आदमी अपने आप को बहुत इमोशनल प्रेशर में ले आता है कि भाई इस क्वेश्चन को मैं छोड़ नहीं सकता। नहीं भाई, अगर आपको नहीं याद है, नहीं आप बना पा रहे, छोड़ दीजिए, डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास देयर इज 120 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। आप 5 मिनट नहीं दे सकते एक सवाल पे कि भाई आज तो इसको बनाएंगे। वो इज्जत प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं लेना है कि प्रतिष्ठा का सवाल है, ये सवाल हमसे कैसे नहीं बना, नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। थर्ड, देखिए मैं अगेन कह रहा हूं, गेस वर्क जो है ना स्किल होता है, लक नहीं होता है। गेस स्किल क्यों है? जो ज्यादा बना के आया होगा, जिसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ज्यादा टेस्ट सीरीज दिए होंगे, डेफिनेटली, आई एम सॉरी, डेफिनेटली उनके जो स्किल होंगे इट वुड बी बेटर कंपेयर टू दी अदर्स। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मूविंग अहेड, आइडियल अटेम्प्ट रेंज। देखो मैं बहुत बार ये लोग पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, मैं जवाब नहीं दे सकता। क्वेश्चन के टफनेस पे डिपेंड करता है आप कितना सही या कितना आप सॉल्व करेंगे। जैसे मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो उस जमाने में जैसे 2012 एंड ऑल में
आपका होता था सीसैट भी इंक्लूड, तो कट ऑफ वाज अराउंड आई थिंक 209.5। 2015 में सीसैट नहीं था, आई थिंक कट ऑफ वाज अराउंड 107, 105, 107 था। 2016 में मेरे हिसाब से आज तक के यूपीएससी का हाईएस्ट कट ऑफ 116 था। तो अलग अलग साल जो है ये कट ऑफ जो है आपके वेरी करते हैं। आप रीसेंट पास्ट में जाइए, रीसेंट पास्ट में कट ऑफ हैव कम इन द हायर 80s, लोअर 90s। तो आप समझें कि अगर आपने मान लीजिए 47-48 क्वेश्चन आराम से सही कर दिए हैं एक भी गलती के बिना, तो आपका क्लियर है कट ऑफ। सो डू नॉट गो विथ अ प्री कंसीव्ड नोशन। ये इट्स लाइक जो क्रिकेट खेलते हो ना, इट्स लाइक कि पिच देखो, पिच में क्या है, पिच में मॉइस्चर है तो आज भाई रन थोड़े कम बनेंगे, बॉलर को आपको रेस्पेक्ट देना है। और ये पिच एकदम सपाट है तो भाई वैभव सूर्यवंशी की तरह रन बनाइए, बहुत रन माराइए और फाइनल को जिता दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो नेट स्कोर पे फोकस करना है, अटेम्प्ट पे नहीं। हाँ ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी सो लो कि भाई आपको रेस से आप शुरू से बाहर हो जाएं, दैट शुड नॉट बी द केस। बट देन डू नॉट ओवर प्रेशराइज योरसेल्फ कि हम तो सोच के आए थे कि 120 नंबर तक का अटेम्प्ट करेंगे, यहां पे तो हम 50 पे अटके हुए हैं। डू नॉट थिंक लाइक दैट। थिंक इन अ मैनर कि क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, पहले 10 मिनट में बहुत आसान 10 सवाल निकल गए, अगले 20 मिनट में 10-12 और इजी सवाल निकल गए, पहले घंटे में 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है जो सॉलिड है, अगले आधे घंटे में और 20 कर दिया, आप 60-62 पे आ गए हैं, अच्छा अटेम्प्ट जा रहा है, पता है कि एग्जाम ठीक जा रहा है, अंतिम आखिरी घंटे में 10-12 क्वेश्चन और कर दिया, मे भी 72-75 कर दिया, या आप पेपर में इसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा वेरी करेंगे, 85 तक चले जाएंगे। अब यहां पे मिस्टेक्स जो लोग कमिट कर देते हैं, ओवर अटेम्प्ट। जैसे मैं आई वॉज ऑलवेज गिल्टी पार्टी, मैं हमेशा ओवर अटेम्प्ट करता था, बट थैंक्स टू सीसैट एंड ऑल इन दोज डेज और ठीक ठाक गेस वर्क किया, ठीक ठाक नॉलेज होने के कारण इट वुड नॉट हैम्पर। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो ओवर अटेम्प्ट में, जैसे मान लो अब कर दिया अटेम्प्ट 93, गलती हो गई इसमें 36। अब ये गलती आपको क्या ले जा रही है कि 12 इसमें 57, ये आपको 90 मार्क्स पे ले आ रही है। और मान लीजिए कट ऑफ 93 था, तो आप सोचिए यहां पे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपने 57 करेक्ट किया, आपके क्लियर नहीं हो रहा है कट ऑफ, तो ओवर अटेम्प्ट से जरूर बचिए। सेकेंड चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, भाई अपने आंसर को चेंज बहुत ज्यादा मत करिए, स्पेसिफिकली इंपल्सिवली। बहुत बार इंपल्स में हम चेंज कर देते हैं, यार नहीं ये लग नहीं रहा है, ये सही नहीं दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है चलो डी को ही मार देते हैं आंसर। वो चीज मत करिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट, भाई सीसैट पहले मार्क्स जुड़ता था, अब क्वालिफाइंग है, एंड आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल जहां स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा जीएस पेपर 1 तो निकल गया था, सीसैट नहीं निकला। सीसैट को मत इग्नोर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 7 फरवरी है, कोशिश करिए अगर आपका सीसैट थोड़ा भी कमजोर है तो भाई हर दिन थोड़ा समय या एक पूरा रूटीन बनाइए, अकॉर्डिंग टू दैट रूटीन सीसैट को अटेम्प्ट करते चलेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट देयर शुड बी मॉक टेस्ट डिसिप्लिन। आप अगले जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, वीकली टेस्ट लगाएं, पहले सेक्शनल भी लगा सकते हैं कि अच्छा पॉलिटी के सारे आज देख के देखता हूं कितना अटेम्प्ट सही हो रहा है, कितना कर पा रहे हैं, हिस्ट्री अगले वीक कर लेंगे, जो पढ़ा है सब्जेक्ट उसका रिवीजन करिए, देन ऑफ कोर्स गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट देना। अपने आप में एक चीज है, बट उसका डिटेल्ड एनालिसिस करिए, स्पेसिफिकली जो गलत हुआ, गलत क्यों हुआ, क्या सोचा था उस वक्त, क्यों गलत कर गए, क्या ये नहीं पता है, या पता है तो क्या इसमें कुछ मेरे साइड से गलती हो रही है, ऑल दैट यू हैव टू लुक इनटू। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैक योर एरर्स। स्कोर, वही जो मैं कह रहा हूं ना, स्कोर मैटर नहीं करता है, गलती ज्यादा मैटर करती है। एरर को आइडेंटिफाई करिए कि क्यों गलती हुई, क्या मेरे सोच में, क्या मेरे नॉलेज में कोई कमी थी, दैट्स व्हाई आई कमिटेड दिस एरर। लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके लिए अलग भी लेकर आऊंगा, जहां पे हम लोग इस अगले 3.5 महीने की, 4 महीने की बात करेंगे। बट एट दिस मोमेंट आई वुड ऑलवेज से स्टैटिक सब्जेक्ट्स को रिपीट रिवीजन करते रहिए, जो लोग कुछ अगर बचा हुआ है जल्द से जल्द उसको खत्म करिए। ऑफ कोर्स गो फॉर पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज करिए, मॉक्स करिए। देखिए 2015 जो है ना,
इतिहास का एकमात्र बार ये पेपर है जिसमें आपका एक सवाल पूरा एग्जैक्ट रिपीट हो गया था। जो गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन था, आई हैव टू सर्च दैट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वाला क्वेश्चन नंबर 39, ये 2014 में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वे एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधार, कोसल, मगध। ये 2014 में भी आया था, 2015 में भी सेम सवाल ऑप्शन दर ऑप्शन रिपीट कर दिया गया था। पीवाईक्यू दीजिए, मॉक्स करिए, हमेशा काम रहने की कोशिश करिए और कंसिस्टेंट रहिए अपने एग्जीक्यूशन में। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट। So with that, let me wrap this whole session with the final message. The message being, ये एग्जाम है कंट्रोल का, ये एग्जाम है क्लैरिटी का, ये एग्जाम है करेज का। इफ यू फॉलो द राइट टेक्निक्स, अगर आपके मेथड सही हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट कीजिए, जो चीजें आपने कर रखी हैं बार बार उस चीज को करिए। जो कहता हूं ना हमेशा कि इफ यू स्वेट अ लॉट इन प्रैक्टिस यू ब्लीड लेस इन वॉर। जितना मेहनत करिएगा उतनी ज्यादा आपकी एग्जाम जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। लास्टली, उस दिन एग्जाम के दिन जितना ज्यादा काम रहेंगे बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा काम, अच्छे मूड में रहें, अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, पॉजिटिव रहिएगा तो कुछ क्वेश्चन जो नहीं भी आता था वो भी आप कर देंगे। सो विद दैट आई एम डन विद दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको फायदा मिलेगा। देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रारंभ बैच से, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर आइए, देखिए एंड ज्वाइन अस। थैंक यू, गुड बाय।